नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, संजीवनी में आज हम बात करने वाले हैं दुर्घटना आघात विषय पर और जानेंगे इससे संबंधित सावधानियां और उपचार के बारे में। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, डॉक्टर मधुर उनियाल जी, सहायक प्रोफेसर ट्रॉमा जो सर्जरी विभाग है एम्स ऋषिकेश का। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार। दर्शकों, आपको बता दें डॉक्टर उनियाल जी देश के प्रथम ट्रॉमा जो सर्जन हैं, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं ट्रॉमा सर्जरी में, उनमें से एक है। साथ ही साथ पहले ये दिल्ली एम्स में कार्यरत थे और अब वर्तमान में ये एम्स ऋषिकेश का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो एम्स ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत हुई है, उसमें भी डॉक्टर उनियाल ने अपना अहम सहयोग दिया है। वो यहाँ पर जो हेली एम्बुलेंस सेवा है उसमें एविएशन इंचार्ज का कार्यभार भी उनके मजबूत कंधों पर है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर उनियाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि आज हम बात करने वाले हैं दुर्घटना आघात यानी ट्रॉमा केयर के बारे में। एक आम आदमी अगर इस शब्द को समझना चाहे, हालांकि शब्द से इसका मीनिंग हमें समझ आता है, लेकिन आम आदमी इसकी गंभीरता को कैसे समझे? मैडम, ट्रॉमा वो बीमारी है जिससे कि लाइफ या लिम्ब थ्रेटन होता है, जिससे कि लिम्ब यानी कि व्यक्ति के हाथ या पैर या लाइफ या उसका जीवन का क्षय होने का खतरा रहता है इंजरी की वजह से, बाहर के किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, चाहे वो एक्सीडेंट्स हो, चाहे वो ड्राउनिंग हो, चाहे वो गन शॉट हो, फॉल फ्रॉम हाइट हो, किसी भी कारण अगर उसमें लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग की प्रॉब्लम रहती है तो उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बीमारी शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया। बीमारी जो हम समझते हैं वो ऐसी एक डिजीज़ होता है जो एक लंबे समय से, लेकिन अगर हम ट्रॉमा की बात करें जो हमें एज ए लेमैन समझ आता है, वो इमरजेंसी में कोई ऐसा आघात हमें लगा हो, तो बीमारी शब्द का प्रयोग आपने आखिर क्यों करा? बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है आपका। एक्चुअली ट्रॉमा को कभी भी बीमारी नहीं समझा गया। ट्रॉमा को एक्ट ऑफ गॉड या कोई एक्सीडेंट जो अपने आप ही हो गया या किस्मत के कारण समझा गया। लेकिन अगर हम देखें गौर से तो ट्रॉमा में वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक बीमारी में होते हैं, जैसे कि एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। ये तीन एक त्रिकोण होता है, एपिडेमियोलॉजिकल त्रिकोण जिसे कहते हैं, जो किसी बीमारी को डिफाइन करने के काम में आता है। ट्रॉमा में ये तीनों चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी से। होस्ट तो वो खुद है स्वयं जिसका एक्सीडेंट हुआ है। एजेंट वो गाड़ी है जिसमें वो बैठा था और या जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ। और इन्वायरमेंट, जैसे कि उस समय बारिश हो रही थी या उस समय रोड्स ठीक नहीं थी, स्लिपरी थी, ये तीनों चीज़ उसके लिए होती है। और ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि भी ट्रॉमा को बीमारी क्यों कहा। ट्रॉमा आज तक नेग्लेक्टेड रहा है। मैं अभी स्टैटिस्टिक्स देख रहा था और कोरोना आजकल बहुत पीक पे है। तो अगर आप देखें तो पहले, कोरोना काल से पहले, प्रत्येक घंटे में 17 लोग इंडिया में एवरेजली ट्रॉमा से मर रहे थे। अभी आप जब कोरोना पीक पे है तो हाईएस्ट उसको देखेंगे तो 25 है, लेकिन अगर आप पूरे कोरोना टाइम को अगर उसका एवरेज निकालेंगे तो वो ट्रॉमा से कम है। तो आप सोच सकते हैं कि जिस भीषण बीमारी से हम आज लड़ रहे हैं, कोरोना जिसे कोविड कहते हैं, ये उससे कम भीषण नहीं है और ये किलर रहा है। तो जब तक हम इसे एक बीमारी का दर्जा नहीं देंगे तो हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, इसके लिए फंड्स नहीं होंगे, इसके लिए ड्राइव्स नहीं होंगी, तो इसको बीमारी कहना उचित है, क्योंकि हम इसको उस तरीके से बेटर ट्रीट कर सकते हैं, बेटर इसके लिए। डॉक्टर साहब, इसी पर जानना चाहूँगी, अगर ट्रॉमा को बीमारी का दर्जा मिलता है तो कितना आप लोगों को भी कितनी मदद मिलेगी पेशेंट को डील करने में, पेशेंट को का इलाज करने में, अगर इसको बीमारी का दर्जा मिलता है तो? मैडम, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, आपको एक डेटा शेयर करता हूँ। अगर हम बात करें ट्रॉमा की तो ये एक यंग पेशेंट्स की प्रॉब्लम है। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं जीवन यापन के लिए, घर के लिए खर्चा जुड़ाने के लिए, मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए, सबसे ज़्यादा यंग एडल्ट्स और एडल्ट्स ट्रॉमा से पीड़ित होते हैं। अगर आप इस ग्रुप में बीमारी को देखें तो ट्रॉमा सबसे ऊपर है। बिल्कुल। आप कैंसर, HIV, एड्स जैसे जो बड़ी चीज़ें हैं और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये स्टार किलर्स हैं हमारे। इनको बोला जाता है कि ये स्टार हैं, जैसे बॉलीवुड में स्टार्स होते हैं, स्टार्स हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा कारण मौत का ट्रॉमा होता है यंग एडल्ट्स में। तो ये सोचिए कि सबसे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का नाश है। अगर हम इसे बीमारी बताते हैं तो हम इस पॉपुलेशन को बचा सकते हैं। और पॉपुलेशन जब ठीक रहेगी, जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ठीक रहेगी, तो इकोनॉमिक और सोशल
ग्रोथ जो है कंट्री की ऑलवेज बेटर होगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपने हमारे साथ साझा की। डॉक्टर साहब, बात एक्सीडेंट्स की करते हैं और भारत में देखा जाए तो एक्सीडेंट की दर काफ़ी ज़्यादा है। हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब सड़क पर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो लोग बहुत कम वहाँ पर पहुँचते हैं, कोशिश करते हैं लोगों को बचाने की। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्यों ऐसे बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है जब सड़क पर हम दुर्घटना देखते हैं और उस वक्त शायद उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा मदद की दरकार होती है? बिल्कुल मैम, एक ट्रॉमा मरीज के लिए हॉस्पिटल की केयर जितनी इंपॉर्टेंट होती है, लगभग उतनी ही या उससे भी ज़्यादा कहें तो केयर होती है प्री हॉस्पिटल, यानी कि सीन ऑफ एक्सीडेंट से हॉस्पिटल तक ले जाना। उसमें एक जागरूक जनता बहुत अच्छा रोल प्रोवाइड कर सकती है और ख़ास तौर पे, और जनता अगर ना करना चाहे तो उसके लिए प्राण घातक हो सकता है। हमारे देश में चाहे आप सोसाइटी में कहें या चाहे जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग लीगल चीज़ों से बहुत डरते हैं, पुलिस केस से बहुत डरते हैं, लीगल कोर्ट केसेस से बहुत डरते हैं। तो लोग यूजुअली सोचते हैं कि अगर हम मरीज को ले जाते हैं तो पुलिस हमें पूछताछ करेगी, अगर हम अच्छे कारण से ले जा रहे हैं, हमने देख लिया किसी को रास्ते में पड़ा, इसकी मदद करते हैं, तो मदद हम पे भारी पड़ेगी। लेकिन आपको बता दूं, इंडिया में गुड समैरिटन लॉ है। ये लॉ कहता है कि अगर आप किसी मरीज को, एक्सीडेंट विक्टिम को हॉस्पिटल लेके गए हैं तो पुलिस आपसे कुछ पूछताछ नहीं कर सकती। अगर आप अपना नाम ना भी बताना चाहें तो आपसे आपका नाम तक नहीं पूछ सकते। सो आप पूरे प्रोटेक्टेड हैं। सबसे बड़ा, सबसे प्राइम, सबसे सैक्रोसैंक्ट एक मरीज की ज़िंदगी है। वो करने के लिए आपको किसी भी लीगल पचड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास ऑलरेडी ऐसे लॉज हैं। तो कहीं ना कहीं इसी लॉज की जो जानकारी लोगों को नहीं होती, उसी कारण कहीं ना कहीं लोग बचते हैं। अब बात दुर्घटना के स्पॉट की अगर करें, हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे डॉक्टर उनियाल कि उस वक्त किस तरह से प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कहा कि प्री हॉस्पिटल वाली जो केयर होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे में प्राथमिक उपचार उस वक्त किस तरह से दिया जाना चाहिए अगर कोई दुर्घटना घटती है तो? मैडम, ये प्राथमिक उपचार बहुत ज़रूरी है और शायद हॉस्पिटल में जो किए जाने वाली फैंसी सर्जरीज हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मान लेना चाहिए कि ये उपचार अगर कर दिए गए तो असली में मरीज़ का जीवन देने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं रहेगा, जिसने उसको बचाया है वो रहेगा। और मज़े की बात है कि ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम लोग को बस थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। इसको अगर सीधे शब्द में बताऊं तो ये ABCD, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी। एयरवे मतलब जो हमारे सांस लेने के रास्ते, नली है, मुंह हो गया, ओरल कैविटी हो गई, गला हो गया, फेफड़े हो गए। इसमें आपको बस इतना देखना है कि इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, इसमें कोई फॉरेन बॉडी, मरीज का दांत टूट के मुंह में घुसा तो नहीं है, या उसके सिक्रीशंस, खून तो इकट्ठा नहीं है, या कोई बाहर की चीज़ आके फंस तो नहीं गई है, बूढ़े लोग हैं उनके नकली दांत तो नहीं है जिससे उसका एयरवे थ्रेटेड ना हो। दूसरा, इसमें आप सर्वाइकल स्पाइन का भी ध्यान रखते हैं, गर्दन। ये जो गर्दन में अगर चोट लगती है तो पूरे शरीर में पैरालिसिस का खतरा रहता है, पूरे शरीर में शिथिलता आ सकती है और वो एक बार हो जाए तो उसको ठीक करना नामुमकिन होता है। इसके लिए आपको गर्दन को स्ट्रेट रखना ज़रूरी है। अगर आप सड़क पे हों तो 2 ईंटों में बाहर कपड़ा रख के साइड में रख सकते हैं। अगर आपके पास कहीं स्ट्रेचर या स्ट्रेचर नहीं है, कोई खाट है, तो खाट में बांध के आप उसको सर को स्ट्रेट रख सकते हैं, जिससे मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। हमको सर्वाइकल स्पाइन को, जो हमारे गर्दन की स्पाइन है, शरीर से एक लाइन में रखना है और ना उसको टेढ़ा ना इधर, उसको सीधा रखना है। इससे बहुत ज़्यादा जाने बचाई जा सकती हैं। तीसरी चीज़ है ब्रीदिंग, कि आप देखें कि भाई मरीज़ ढंग से सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है। चौथी चीज़ है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में जो हम सर्कुलेशन, शरीर में रक्त घूम रहा है, हमारा रक्त प्रवाह हो रहा है, उसे सर्कुलेशन कहते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई इसको कहीं ब्लीडिंग तो नहीं है, अगर वो ब्लीडिंग है तो आप रोक सकते हैं। तो बस ये ABCD आपको ऑन द स्पॉट करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जान बचाने के लिए मैं तो कहूँगा कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार हमने ये भी देखा है कि जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। ऐसे में जो वहाँ पर उस वक्त व्यक्ति मौजूद हो, किस तरह से उनको मदद करनी चाहिए? मैडम, 2 तरीके से हम ब्लड लॉस रोक सकते हैं। ख़ासतौर पे आप देखते हैं कि हाथ पैर में इंजरी होती है, हाथ पैर में से ब्लीडिंग हो रहा होता है। तो 2 चीज़ हम हमेशा से यूज़ करते हैं। एक तो टूर्निकेट, जिसे हम कहते हैं कि आपने कपड़ा या कोई चीज़ कस के बांध ली पैर में, एक तो वो होता है। एक होता है डायरेक्ट प्रेशर, आपने दे दिया। दोनों को लगाने के अलग अलग इंडिकेशंस हैं। आप अकेले हैं,
आपके पास और कोई साधन नहीं, आपको टेलीफोन करके एम्बुलेंस भी बुलानी है, आपको किसी को भी करना है, तो उस समय आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप टूनिकेट बांध दें। ब्लीडिंग रुक जाएगी, जहाँ चोट लगी उससे पहले आप कस के, इतना कस के कि सर्कुलेशन रुक जाए, वो बांध दें। ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बांधते समय आपको टाइम ज़रूर नोट करना है, क्योंकि अगर ये 6 घंटे से ज़्यादा बंधा रह गया तो पैर वहाँ से काटना पड़ जाएगा, क्योंकि आप पूरा सर्कुलेशन रोक रहे हैं। तो आप टाइम नोट करें और उसे बांध दें। बाकी उस समय आप फ़ोन करके मदद बुला सकते हैं, एम्बुलेंस बुला सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मदद ऑलरेडी है, आपके पास हेल्प करने के लिए 2-3 दोस्त हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी फैमिली के कुछ और मेंबर्स हैं, और आप मरीज़ अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उस केस में टूनिके से बेटर होता है डायरेक्ट प्रेशर। आप बस रुमाल या कोई भी कपड़ा रख के उसे अपने ऊपर से दबा दें। इससे क्या होता है कि बाकी जगह से पैर का सर्कुलेशन बचा रहता है और 6 घंटे ये वाला रूल उस पर लागू नहीं होता और बाद में अंग को भंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर बॉडी का कोई पार्ट अगर बहुत बुरी तरह डैमेज हो या कोई अंग कट गया हो, एक्सीडेंट में कई बार हम देखते हैं ऐसी चीज़ें भी, तो उस वक्त पेशेंट को खुद को अगर वो उतना उस वक्त ही इज़ एबल टू हेल्प हिमसेल्फ, अगर ऐसी स्थिति हो या फिर अगर कोई प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पर उपलब्ध हो, तो किस तरह से वहाँ पर उस अंग को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए? मैडम, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही। अब हमारी माइक्रोवैस्कुलर सर्जरीज में इतना डेवलपमेंट हो चुका है, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि अंग प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। आपके खुद के अंग अगर कट गए तो आप रीइम्प्लांट उनको कर सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अंग का होना बहुत ज़रूरी है। जितना शार्प इंजरी होगी उतना ज़्यादा अच्छा अंग हम वापस लगा सकते हैं। ब्लंट ट्रॉमा यानी कि बस के नीचे आ जाना या कुछ ऐसे करके अगर विकसित हो जाए, उसमें मुश्किल आती है। तो अगर कटी हुई इंजरी है, आपके पास आपका अंग है, आप ला सकते हैं, या पेशेंट खुद नहीं या बगल वाला कोई, तो अंग को बचाने की हमेशा कोशिश की जाए। अगर अंग कहीं पड़ गया है तो सीधे रनिंग वाटर के नीचे डाल के एक मॉइस्ट गॉज पीस में या किसी भी रुमाल अगर अवेलेबल है, जितना साफ़ आप कर सकें, जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है साफ़ कपड़े की, उस गीले कपड़े में रख के एक आइस बात पे रख के आप ला सकते हैं। उसको रख के आप एक पॉलीथीन के अंदर रख के एक कोल्ड वाटर में या आइस बैग में रख के भी आप लेके आ सकते हैं। इतना बता दूं, जितनी जल्दी ये अंग हॉस्पिटल पहुंचेगा उतनी जल्दी मरीज़ ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। अंग के नष्ट होने की संभावना उतनी कम है। तो ये अंग का वक्त पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जितने जल्दी हो सके मरीज़ और उन दोनों को लेके ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सर्जिकल कैपेबिलिटी हो, जैसे कि एम्स ऋषिकेश में अब हम लोगों ने कैपेबिलिटी डेवलप की है और सक्सेसफुली कई कटे हुए अंगों को जोड़ा है, आप ऐसी सेंटर पे इनको लेके आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा है कि लोग अपने आप ही उपचार करने लगते हैं और उसको उसी जगह से बांधने की शुरुआत करते हैं वहीं पर, और तब पेशेंट को लेकर आते हैं। क्या वो भी प्रोसेस सही है एक तरह से, या जिस तरह से आप जो बता रहे हैं वो तो खैर करना ही चाहिए? मैडम, जो ये था, ये 2 तरीके के होते हैं। इसे एक स्कूप एंड रन कहते हैं और एक स्टे एंड प्ले कहते हैं। स्कूप एंड रन मतलब आपने मरीज़ को उठाया और आप हॉस्पिटल की तरह गए। स्टे एंड प्ले मतलब आपने कुछ किया और उसके साथ आपने किया, फिर आप उसको लेके जाएं। तो इंडियन सिनेरियो में अगर आप देखा जाए, जहाँ की हमारे पास एजुकेशन उतनी मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी एजुकेशन हमारे पास इन चीज़ों की नहीं है और आपके पास एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, हमेशा बेस्ट होता है स्कूप एंड रन। आप लें, जो सबसे जल्दी का ट्रांसपोर्ट आपको मिल पाए, ABCD का ध्यान रखते हुए मरीज़ को हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करें, वो मरीज़ के आउटकम के लिए सबसे अच्छा रहता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों की अगर बात करें, कई बार हमने दुर्घटना में देखा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा, उनको कई बार बच भी जाते हैं और कई बार बहुत मेजर रूप से वो घायल भी होते हैं। तो बच्चों को किस तरह से उस वक्त हैंडल करने की ज़रूरत होनी चाहिए? मैडम, जैसे आपने कहा कि ट्रॉमा बीमारी है, जैसे मैंने कहा ट्रॉमा बीमारी और आपने उसका समर्थन किया, इसी तरह के इसके पैटर्न्स होते हैं। जैसे बच्चों की बीमारियाँ अलग होती हैं, बच्चों में ट्रॉमा भी अलग होता है। पहले तो सोचे कि ट्रॉमा होता कैसे है। तो जिन इंजरी से आदमी लोगों को, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जा रही है, किसी को हिट करती है तो उसके पैरों में चोट लगती है, फिर वो टकराएगा तो उसके सर पे चोट लगेगी। बच्चों में वही चोट बम्पर से हेड या चेस्ट पे लगती है। तो ये इनके डिफरेंसेस होते हैं। साथ साथ जो इंजरीज होती हैं उनसे होने वाले चेंजेस अलग होते हैं। बच्चों की हड्डियाँ बहुत मुलायम होती हैं, तो आप देखते हैं कि भाई उनके छाती में तो चोट लगी है लेकिन एक्सरे में कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन वो फोर्स अंदर ट्रांसमिट हो गया होता है क्योंकि हड्डियाँ इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि अंदर रोके। तो उनमें लंग्स में ज़्यादा चोट लग सकती है बनिस्बत किसी बड़े आदमी के। पैरों में चोट लगेगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस कम हैं क्योंकि हड्डियाँ मुलायम हैं, मुड़ सकती हैं। लेकिन अगर फ्रैक्चर हो तो उसके भी स्पेशल टाइप है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, कि एक ही तरफ का फ्रैक्चर हो, दोनों तरफ का फ्रैक्चर ना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं चोट कम है। ऐसे ही जब बच्चा 1-1.5 साल तक के होते हैं, उसके शरीर के फॉन्टेनेल्स खुले होते हैं, उस शरीर जो सर होता है, सर चिपका हुआ नहीं होता, जो उसके सूचर्स होते हैं, उस समय उनको एक्सपेंशन की
चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दिमाग में प्रेशर नहीं बढ़ रहा, मरीज जाने, ये बच्चे तुरंत जा सकते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में जितनी चोट है उससे बहुत कई गुना ज़्यादा उनका इफेक्ट हो सकता है। तो बच्चों में अगर आपको चोट है, दिमाग में अगर संशय भी है, तो उस संशय में भी उनको अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि जो चोट बड़ों के लिए घातक ना हो वो बच्चों के लिए जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप एक ट्रॉमा सर्जन हैं, किस तरह की जटिलताएं आपको ट्रीटमेंट के दौरान देखने को मिलती हैं? किस तरह के हाथ, हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपके साझा करें जहां किसी अंग को बचाना बहुत मुश्किल होता है, और ख़ासतौर पर ये भी जानना चाहूँगी कि ट्रॉमा के जो केसेस आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन से अंग प्रभावित होते हैं और किस तरह की जटिलताएँ आपको देखने को मिलती है या उनको सुलझाने आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है? मैडम, अगर आप सच पूछें तो मुझे लगता है कि 80% जो ट्रॉमा होता है वो जनता के जागरूक होने से ठीक होता है। 20% के लिए आपको स्पेशलाइज सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। 80% के लिए जो बाईस्टैंडर्स हैं वो एक वरदान साबित हो सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने पूछा कि भाई क्या चैलेंजेस बहुत आते हैं। ट्रॉमा में सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास है कि टाइम पे मरीज़ को हॉस्पिटल में रिसीव करना। ट्रॉमा में जितना ज़रूरी उसका इलाज है, उतना उससे ज़्यादा ज़रूरी है वक्त पे इलाज। तो आप कितने भी बड़े आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, कितनी भी अच्छी चीज़ें आपके पास टाइमली नहीं पहुंच पाती, तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ है कि कैपेबिलिटी। ट्रॉमा एक बड़ा रिसोर्स इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, जिसमें कि आपको 24 घंटे ब्लड बैंक, 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर चलना, 24 घंटे बेहोशी की सुविधा होना, 24 घंटे सर्जन्स का होना, 24 घंटे दिमाग के सर्जन्स का होना, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ किस्से सुनाता हूँ। अभी जो है टिहरी में बस गिर गई, छोटे छोटे बच्चे उसमें गिरे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको एयर इवैक्यूएट कराया, और सही ढंग पे टाइम पे इवैक्यूएट होने पे वो छोटे छोटे बच्चे, हम लोग खुद जाके IDFL के हेलीपैड से उन बच्चों को उठाया। अब तो एम्स के पास अपना हेलीपैड है तो वो वाली परेशानी भी नहीं है। उनको उठाया, और उन बच्चों को जो कि शायद अगर ऐसे नहीं आते, संभव नहीं था, हमने एक टीम मैनेजमेंट से, ट्रॉमा इज़ अ टीम मैनेजमेंट मैडम, इसमें आप एक आदमी स्टार नहीं हो सकता। आप पेशेंट सेंट्रिक होने चाहिए, आप डिपार्टमेंट सेंट्रिक नहीं हो सकते। आपको बच्चे की हड्डी भी देखनी है, आपके बच्चे को खून की नसें भी देखनी है, सर भी देखना है। तो पूरी टीम के दौरान हम बचा पाए, और उसके जो प्रसन्नता हुई वो मैं बता नहीं सकता आपको कि कितने ज़्यादा अच्छा हुआ। ऐसा ही कांवड़ के दौरान हमारे पास ऐसे कई एक्सीडेंटल पेशेंट्स आते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई अगर हमने कांवड़ नहीं भी किया तो हम लोगों ने इतना कर लिया तो इतना ही बहुत है। तो ये पूरा सब टीम अप्रोच की वजह से ही हो पाया है। और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र में जितनी जल्दी से ट्रॉमा डेवलप हुआ है, उसमें हमारा ही नहीं, सरकार का भी, ब्यूरोक्रेसी का भी, सबका भी इक्वल योगदान है, बहुत ही सराहनीय है। बिल्कुल। उत्तराखंड की अगर बात करें तो दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पर अगर ट्रॉमा केयर की बात की जाए तो यहाँ पर कितने केसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज, और किस तरह की सुविधाएं, क्योंकि आप एम्स से आते हैं, इस पर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एम्स ऋषिकेश में इस वक्त किस तरह की सुविधाएं ट्रॉमा केयर में मौजूद हैं? इससे पूर्व में एम्स दिल्ली में था, तो वहाँ भी जब हम पढ़ते थे तो बड़ा रिलैक्स्ड फील करते थे कि भाई उत्तराखंड में तो ट्रॉमा ज़्यादा नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो 13 बड़े स्टेट्स हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर ट्रॉमा के कारण है, उसमें उत्तराखंड का नामो निशान नहीं है। यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये जो अर्बनाइज स्टेट्स हैं, ये लोग उसमें ज़्यादा आते हैं। यूजुअली होता यही है कि 70% ऑफ ट्रॉमा जो है रोड ट्रैफिक इंजरी से रिलेटेड होता है। बाकी में बाकी अन्य आ जाते हैं, जैसे गन शॉट्स, फॉल फ्रॉम हाइट वगैरह सब आ जाते हैं। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि उत्तराखंड में ट्रॉमा नहीं है, लेकिन एक स्कोर होता है, उसे कहते हैं डेलीज, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी कि वो साल जो आपने किसी बीमारी या मृत्यु के कारण खो दिए, उस मामले में उत्तराखंड टॉप पे है। तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल आंखें खोल देने वाली स्थिति थी कि भाई उत्तराखंड और डेलीज के मामले में टॉप, यानी कि उत्तराखंड में लोगों की जो जीवन है उसका सबसे ज़्यादा क्षय अगर किसी चीज़ ने किया तो ट्रॉमा ने किया। तो ये सोचने वाली चीज़ तो बहुत घबराने वाली चीज़ थी। हम लोग ने रियलाइज़ किया कि इसका आंसर ये है कि हमारे यहाँ जो कॉमनेस्ट मैकेनिज्म इंजरी है वो है एक बस का खाई में गिर जाना या ट्रैकर का खाई में गिर जाना। गाड़ियों को हिली एरिया में नीचे गिर जाना एक बहुत कॉमन हमारे यहाँ पे, और चूंकि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुँच नहीं पाती, मैक्सिमम मोर्टेलिटी ऑन द स्पॉट है। तो फॉर एग्जांपल जहाँ कि दिल्ली जैसे शहर में कि मरीज़ का ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, उसके पैर में फ्रैक्चर पड़ा, 4 महीने तक अस्पताल कहीं कुछ काम नहीं कर पाया, लेकिन 4 महीने बाद ड्यूटीज ज्वाइन करता है।
तो अगर ईयर्स देखें तो 4 महीने उसके क्षय हुए। हमारे यहाँ तो टोटल डेथ है। तो आप सोचिए पूरा जीवन, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट 70 साल की थी, उसके 70 साल चले गए। बिल्कुल। तो उस मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो ये सोच के कि खुश होना कि हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नुकसान सबसे ज़्यादा है। भले ही ट्रॉमा का इंसिडेंस बाकी बड़े शहरों से कम हो, लेकिन ट्रॉमा से सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड झेल रहा है। एम्स ऋषिकेश की बात करें तो एम्स ऋषिकेश ट्रॉमा के लिए डेडिकेटेड है। हमारे पास अपना एक अलग ट्रॉमा सेंटर है। उस ट्रॉमा सेंटर में इस तरीके से डेवलप किया गया है कि उससे किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। वो एक सेल्फ सफिशिएंट हॉस्पिटल अपने आप में खुद है। 24 घंटे ब्लड बैंक उसके अंदर है, 24 घंटे सारे इन्वेस्टिगेशन उसके अंदर है। ट्रॉमा से डील करने वाले लोग डेडिकेटेड उसके अंदर हैं, जो कि हर तरीके का ट्रॉमा 24 घंटे डील कर सकते हैं। तो आपको कल किसी डॉक्टर के लिए वेट नहीं करना है, कल किसी टेस्ट के लिए किसी और बिल्डिंग में नहीं जाना है। CT स्कैन, MRI सब उसी बिल्डिंग के अंदर अपना सेपरेट खुद का है। तो अपने आप में पूरा एक कंप्लीट सिस्टम है। इसके अलावा हमने अंदर ऐसे प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं जिसमें कि हमारे पास टाइम का सबसे कम से कम लॉस हो। डेली ड्रिल्स होती हैं, हर तरीके के मरीज़ की ड्रिल्स होती हैं। तो पूरा स्टाफ, पूरे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सब लोगों को पता है मरीज़ के आने से पहले ही कि इस तरीके का मरीज़ आएगा तो क्या प्रोसेसेस होंगी। इसके अलावा हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं। 9 मॉड्यूलर रोटीज़ हमारे पास हैं जो 24 घंटे चल सकती हैं। हमारे पास हाइपरबेरिक मल्टीप्लेस चैम्बर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर हम लोगों ने बनाया है। और अगर जनता जागरूक है, वक्त पे हमें मरीज पहुंचाते हैं, तो हम लोग जनता के साथ मिलकर उत्तराखंड में कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पॉलिसीज़ की अगर बात करें तो ट्रॉमा से जुड़ी कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं इस वक्त जिनके बारे में जनता को नहीं पता, और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आप भी चाहेंगे जिनमें संशोधन हो, या ऐसी कुछ पॉलिसीज़ और बने जिससे लोगों को ट्रॉमा के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके, या बाद में भी उनको जो ये पूरा प्रोसेस है उनके लिए सुविधाजनक रहे? मैडम, हमारा उत्तराखंड एक बड़ा अच्छा स्टेट है। इसमें हमें निराशावाद का सामना कहीं नहीं करना पड़ा। पॉलिसीज़ के मामले में भी बहुत हेल्प हम लोगों को मिली। अगर आप बात करें तो अटल आयुष्मान योजना हमारी बहुत अच्छी योजना है। ट्रॉमा के पेशेंट से आने से पहले और उनके आने तक, जाने तक किसी को किसी चीज़ की, एम्स तो खैर चार्ज नहीं करता है, लेकिन कभी इम्प्लांट हुआ, कभी कुछ हुआ, मरीज़ को कभी प्रॉब्लम नहीं आती। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, कई पॉलिसीज़ हमारे पास, जैसे एयर इवैक्यूएशन पॉलिसीज़ है, हमारी जो एयर एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, इसको आयुष्मान में लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनुमोदित कर दिया है। बहुत जल्दी ये लोग आ जाएंगे। तो ये जो सुविधाएं जो किसी ज़माने में सोचते थे कि भाई अमीर लोगों की सुविधाएं हैं, ये अब जन जन तक पहुँचेंगी। इसी तरीके से बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्टेट का डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम, स्टेट की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एम्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और उनके साथ हम लोग मिलकर बहुत सारा काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। ट्रेनिंग की आपने यहाँ पर बात की, किस तरह से आप और आपका विभाग जो SDRF है या पुलिस के जो विंग्स होते हैं, किस तरह से उनको ट्रेन करता है जिससे ट्रॉमा के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उपचार पहुँच सके, प्राथमिक उपचार और सुविधाएं उस वक्त मुहैया हो सके? मैडम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इसलिए है कि हम लोगों ने जब ये स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर डेवलप किया, हमारे निदेशक प्रोफेसर रविकांत की अगुवाई में, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि हम अच्छा काम तब तक नहीं कर पाएंगे और वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट अ डिफरेंस जब तक हमारे पास जीवित मरीज नहीं आएंगे। तो जीवित मरीज कैसे आएंगे? जब उनके आसपास के लोग, जब एक्सीडेंट वो लोग जागरूक होंगे, या ऐसे कोई लोग हों आसपास जिनको आप फ़ोन करके बुला सकते हैं। 2013 में हमारी स्टेट में SDRF का गठन हुआ था। बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही अनुशासन की फोर्स है। उसमें भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। उन लोगों के खुद के भी अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छे होते हैं। हमने उसमें एडिशन का काम किया है, उनमें थोड़ा प्रोटोकॉल्स और अच्छा करने की कोशिश की है। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, कमेंडेबल है। इसी तरीके से पुलिस की भी ट्रेनिंग हमने चालू की थी, बेसिक ट्रॉमा सर्विसेज की। अभी कोविड काल में कम हो गई, वरना कोविड काल से पहले थी, और इसके बाद भी हम उसको जोर शोर से कोशिश करेंगे। ये 2 ऐसे फोर्सेज हैं जो वक्त के टाइम पे मरीज़ के साथ होते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। ये 2 तो अच्छी बात है ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमको स्कूल के बच्चों को ट्रेन करना है, गांव के PTI को ट्रेन करना है, महिला मंगल दल को ट्रेन करना है, कोई और जो सुविधाएं, जो ऐसे संस्थाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, ट्रेन करना है। एटलीस्ट हर घर में हमें एक आदमी ऐसा ट्रेन करना है जो जिसको परिवार को कभी कुछ हो तो उसको बेसिक फर्स्ट एड, बेसिक ट्रॉमा केयर दे पाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ हमारे करिकुलम में आ जाए।
स्कूल के करिकुलम में जो SUPW का पीरियड होता है उसमें महीने में एक तो क्लास इसकी होनी चाहिए कि अगर ये आ जाता है रूटीन में तो आप ये सोचिए कितनी जानें बच जाएंगी। हर घर का एक बच्चा, उसे बेसिक पता होगा और आप जैसे आपसे बात हुई 80% काम उसकी वजह से हो जाएगा। तो हम लोग बहुत बड़ा एक जाइंट स्टेप ले पाएंगे अगर हम लोग इसको करने में कामयाब हुए तो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, समय की कमी है, एक आखिरी सवाल, किस तरह से आप लोगों से अपील करना चाहेंगे जब सड़क पे दुर्घटना हो और इस तरह के दृश्य हमें देखने को मिले जो हम कभी नहीं देखना चाहते, किस तरह से लोगों को आगे बढ़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए, किस तरह से प्राथमिक उपचार के लिए कदम बढ़ाने चाहिए? मेरी जनता से हाथ जोड़कर अपील है कि आगे आएँ। एक्सीडेंट आज किसी का हुआ है, कल आपकी फैमिली का भी हो सकता है। अगर आज कोई मदद नहीं करेगा तो कल ये भी एक्सपेक्टेशन ना रखें कि आपके परिवार के लिए कोई मदद करने के लिए होगा। हमारे पास सरकार के ऐसे लॉज हैं जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। आप उस मरीज़ को उठा के ले जाएं अस्पताल में, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपसे एक्सीडेंट नहीं हुआ हो, किसी और से एक्सीडेंट हुआ हो, आप उसको हॉस्पिटल में मरीज़ को ले जाते वक्त आपसे कोई पूछताछ नहीं कर सकता उस समय जब आप मरीज़ को लेने आए हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो आप इस चीज़ से निश्चित हों कि आपके खिलाफ पुलिस केस होगा, आपके खिलाफ कोई प्रॉब्लम होगी। वो सब चीज़ें, आपने अगर कुछ गलत नहीं किया, आपने मरीज़ का भला किया, तो आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों की मदद करें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और ट्रॉमा केयर से जुड़ी आपने इतनी अहम जानकारी दी। उम्मीद यही करते हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत मदद मिली होगी। कार्यक्रम में आप आए, आपका एक बार फिर से धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको आज का हमारे अंक बेहद पसंद आया होगा। अगली बार एक और विशेषज्ञ से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।